बदली तो फिर आप किस दलित की बात करते हो? आप किसके विकास की बात करते हो? नेता नगरी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, किसके लिए बातें करते हैं? बड़ा सवाल है कंडारी साहब। ये मुझे समझ नहीं आया आज तक कि आरक्षण आप जो दे रहे हो वो किसके लिए दे रहे हो? आप क्रीमी लेयर जैसी जो एक फिनोमिना है उससे क्यों खुद को अलग हटाते हो? अगर आप इतने ही नेक नियत और ईमानदार हो तो आप उस दायरे को वेल डिफाइंड करो ना, और जिनको आरक्षण का लाभ लेना है वो भी इसको वेल डिफाइंड होने दें। क्या दिक्कत है? तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारा भी ये मानना है कि अभी अमित जी ने कहा कि आप उनको अच्छी स्कूलिंग दीजिए, हाँ। अच्छा व्यवस्था दीजिए, हाँ। उनको फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूलिंग कीजिए, उनकी रहने की व्यवस्था कीजिए, ठीक है। तब उनको अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट जो है बनाइए और तब आगे सर्विस पे ला करके उनको भाई योग्यता की उत्तर जीवता है। आप योग्य बनाइए ना। जी, जी। आप अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा रहना, अच्छा पहनना कराइए ना, दिमाग बड़ा कीजिए ना। हाँ। आप उनको योग्य बनाइए, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कीजिए। उसमें क्या दिक्कत है सरकार के सामने? ये नहीं कि केवल बड़े लोग ही जो है उसका लाभ उठाते जाएं। अगर वो सरकार ग्राउंड लेवल पे जाएगी तो बड़े लोगों का लाभ कम हो जाएगा। हाँ। उनके बड़े आदमी का बच्चा जो है उसको रिजर्वेशन कम हो जाएगी। हाँ। तो वो उतना आगे नहीं पहुंच पाएगा। हाँ। छोटा तबका जो है, जो जिनसे उन्होंने नौकरी करानी है, जिनसे अपने घर का काम कराना है, वो तबका बेचारा पढ़ नहीं पाएगा, पढ़ लिख नहीं पाएगा, आगे नहीं आ पाएगा। तो ये तकलीफ बड़े लोगों को होती है, इसलिए वो नहीं चाहते कि छोटे लोगों को ठीक है इस तरह पे आगे। पांडे साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बहुत सारे आंकड़े आपने पिछली बार जब हमसे बात हो रही थी लखनऊ से, बहुत सारे आंकड़े आपने गिनाए थे। आज आप दिल्ली में हैं, धरना प्रदर्शन करने आए हैं। मुझे बताइए, क्या जो आंकड़े आप गिना रहे हैं, जितनी सहजता से आप बताते हैं, समझाते हैं, सरकारों को यह समझ नहीं आता, या सरकार में बैठे लोग वाकई धृतराष्ट्र हैं, गंधारी की तरह रिएक्ट कर रहे हैं, आंखों पे पट्टी बांध ली है, और इस देश में जब तक इतना बुरा ना हो जाए कि लोग मिस्र और बाकी जगहों की तरह सड़कों पर उतरे, तब तक अपने मन की करते रहेंगे? नहीं, एकदम आप सही कर रहे हैं। और अमिताभ जी से बातों से मैं 100% एग्री करता हूं। हाँ। कि लोगों को समझ में खूब आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने जब कोर्ट की लड़ाई हम लड़ रहे थे, हाँ। तभी ये आभास हो गया था हमें कि बीच में इंदिरा साहनी का जजमेंट आया था जिसमें रिजर्वेशन प्रमोशन समाप्त कर दिया था। उसके बाद इन्होंने 4 अमेंडमेंट किए कॉन्स्टिट्यूशन के। 77th अमेंडमेंट था जिसमें रिजर्वेशन इन प्रमोशन दोबारा अलाउ किया। 81st अमेंडमेंट था जिसमें बैकलॉग कोटा में सीलिंग लिमिट हटाया 50% का, क्योंकि इंदिरा साहनी का था 50% ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होगा। 82nd अमेंडमेंट था जिसमें इनके मार्क्स कम किए कि कम मार्क्स पर भी प्रमोशन या नौकरी मिल सकती है। और सबसे खतरनाक अमेंडमेंट 85th था जिसमें इसमें कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी दी गई थी, जिसकी पिछली चर्चा में हमने कहा था कि इसके कारण ऊपर के पदों पर लगभग 100% रिजर्वेशन है। जो मेरिट में सबसे नीचे आएगा वो सबसे ऊपर बैठेगा निश्चित रूप से, और जो सबसे ऊपर आएगा वो सबसे नीचे रहेगा। ये इंश्योर करने की कोशिश है। इस पर हम लोगों को लगा कि हम कोर्ट से अगर लड़ाई जीत भी जाते हैं तो ये पॉलिटिशियन नहीं मानेंगे, इसलिए पिछले चुनाव से पहले ही हम लोगों ने एक माहौल बनाना शुरू किया। हमें ये समझ में आया अगर 22% वोटों के लिए ये पॉलिटिशियन ये कर रहे हैं तो हम भी लोगों को बताएं कि हम भी 77%, 78% वोट डालते हैं और हमारे वोट से भी सरकारें बनी जाती हैं। लेकिन इन पॉलिटिशियनों को भरोसा था कि उनका कहना था आप लोग तो जातियों में बटे हो, आपके वोट से फर्क नहीं पड़ना, इसलिए अब आपकी हम परवाह नहीं करते हैं, हम तो इन्हीं की परवाह करेंगे। व्यक्तिगत बातचीत में लगभग सभी नेताओं ने, जितनी कांग्रेस के, बीजेपी के, अन्य पार्टी की जिन भी लीडर से हमारी बात हुई, सबने इस इशू पर एग्री किया। लेकिन इस इशू पर हमको सपोर्ट किया केवल मुलायम सिंह जी ने, अखिलेश यादव जी ने। मुलायम सिंह जी ने साफ साफ कहा कि अगर कोई आदमी एसडीएम अपॉइंट हुआ, दूसरा नायब तहसीलदार अपॉइंट हुआ है, तो ये कभी ठीक नहीं नायब तहसीलदार डीएम हो जाए और जो एसडीएम है एसडीएम रहे। पता चला जो नायब तहसीलदार एसडीएम के अंदर नायब तहसीलदार था वो डीएम बन गया है और एसडीएम बना हुआ है। यही हो रहा है आज। ये स्थितियां थी तो पूरा ढांचा चरमरा जाएगा, एकदम चरमरा गया। अभी हम नोएडा में बैठे हैं, यहाँ गाजियाबाद के चीफ इंजीनियर थे योगेश कुमार जी, अब सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर हो गए हैं। योगेश कुमार जी ने 1989 में नौकरी ज्वाइन की और 1987 में जिन्होंने नौकरी ज्वाइन किया था वो असिस्टेंट इंजीनियर थे उन्हीं के अंडर में। और योगेश कुमार जी असिस्टेंट इंजीनियर से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हुए, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर हुए, और मायावती सरकार में उनको चीफ इंजीनियर का कार्यभार दे दिया गया। नोएडा में आप लोग जानते होंगे योगेश कुमार जी, उनसे वरिष्ठ अभियंता वहीं पर असिस्टेंट इंजीनियर थे। 26-27 साल की नौकरी के बाद, इस जजमेंट के बाद अभी प्रमोशन हुआ, तभी वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हुए और यहीं तैनात है। तो ये स्थितियां जो आ रही थी, ये स्थितियां सबको समझ में आ रहा है। हम लोग बहुत डिटेल चर्चा हुई सभी पॉलिटिशियन से, इवन अभी बहुत बीजेपी बहुत सीनियर लीडर हैं अरुण जेटली जी, उनसे भी चर्चा हो रही थी। तो जेटली जी से बहुत डिटेल चर्चा हुई। हमने उनसे कहा कि जो जजमेंट है, जजमेंट इवन रिजर्वेशन इन प्रमोशन डिनाई नहीं करता है। जजमेंट उसमें एक सीलिंग लगाता है कि आप देख लो कि इनकी जरूरत है कि नहीं है।
उसने 3 चीजें कहा। पहली जरूरत ये होगा कि आप कहते हैं रिप्रेजेंटेशन नहीं, क्योंकि एक बेसिक प्रिंसिपल है रिजर्वेशन कहीं राइट नहीं है। कि रिजर्वेशन हमारा राइट है, हमें मिलना ही चाहिए। रिजर्वेशन जो पिछड़े लोग हैं उनको आगे बढ़ाना है। लेकिन जो प्रेजेंट सिस्टम में रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, इसमें पता चला जो जिनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है वो बाकी लोगों पर शासन कर रहे हैं, वो नए सामंत पैदा हो गए हैं। तो कोर्ट ने कहा कि इस चीजों को रोकने के लिए, क्योंकि कोर्ट ने 3-4 मुकदमे में बहुत डिटेल चर्चा की इसका। सब्बरवाल का मुकदमा था, वीरपाल सिंह चौहान का, जिसमें 50 घंटे बहस हुई। इवन जो हमारा मुकदमा था इसमें करीब 70-80 घंटे बहस हुई सुप्रीम कोर्ट में। इसके पहले यम नागराज में हुई थी कि इसके कारण दुष्प्रभाव क्या आ रहा है। तो उन दुष्प्रभाव में कोर्ट को ये समझ में आएगा कि ये जो सिस्टम आ रहा है, ये सिस्टम इफिशिएंसी के अगेंस्ट है और जो भी समानता का प्रिंसिपल, राइट टू इक्वलिटी है, उसके अगेंस्ट जा रहा है। तो कोर्ट ने कहा कि 3 क्राइटेरिया कहा, पहला काम तो ये करो कि क्वांटिफाइबल डेटा इकट्ठा करो, उसके आधार प्रूव करो कि इनका एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक है, अगर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन नहीं, मतलब पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो इनको आरक्षण दे सकते हो। दूसरा चीज उन्होंने कहा कि इनमें देख लो बैकवर्ड हैंग नहीं है। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट की बहस में भी बात आई थी कि अगर कोई कमिश्नर है, कोई आईएएस है, कोई मुख्य सचिव है, कोई चीफ मिनिस्टर है, क्या वो बैकवर्ड है क्या? तीसरी चीज उन्होंने कहा कि इसका ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशिएंसी क्या असर आएगा। अगर हम 87 में नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं, हम असिस्टेंट इंजीनियर हैं और हमारे से जूनियर आदमी है, वो चीफ इंजीनियर है, 3 प्रमोशन लिया है, तो इफिशिएंसी पर असर आएगा। क्योंकि पिछली बार भी हमने इस पर चर्चा की थी कि SC/ST जो लोग आते हैं उनको लगता है हमारा प्रमोशन हो जाएगा। कई बार तो ये होता है कि वो अपने 15 साल सीनियर ऑफिसर को नमस्ते इसलिए नहीं करते कि इससे पहले हम ऊपर पद पहुंच जाएंगे। ठीक है। और जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको फ्रस्ट्रेशन में जी रहे हैं, हमें कोई करियर ही नहीं है, हमारी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। या तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे या करप्शन में इन्वॉल्व होंगे या नौकरियां छोड़ के चले जाएंगे। क्योंकि आज ये स्थितियां अमिताभ जी बिल्कुल विस्तार से समझा रहे हैं पांडे साहब। मैं पिछले चर्चा में जो पांडे जी ने जो कहा उसी को मैं और आगे बढ़ाता हूं। पिछली चर्चा में पांडे जी ने जो कहा, और शायद अब ये कहने ही वाले थे, मुझे लगा कि मैं बोल दूं, जो उन्होंने कहा कि साहब जो सवर्ण वर्ग के लोग हैं वो इसलिए काम नहीं करते कि काम करेंगे तो कौन सा रिवॉर्ड मिल जाना है, और जो जिनको प्रमोशन मिलना है, जो कोटे से आ रहे हैं, जिनको आरक्षण चाहिए, वो इसलिए काम नहीं करते कि काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, बिना काम के जब प्रमोशन मिल रहा है तो। क्या ये एक पूरा सामाजिक ताना बाना, सामाजिक जो संरचना और जो वर्क इफिशियंसी जिसे कहते हैं अमिताभ जी, जो एक ऑप्टिमम यूटिलिटी जो कहते हैं, क्या उन सब चीजों के अगेंस्ट में ये कॉन्सेप्ट है जिसको लेकर सरकार अड़ी हुई है सिर्फ वोटों के लिए? देखिए, मुझे लगता है वर्क एफिशिएंसी से कंप्रोमाइज हो सकता है देश में। हाँ। लेकिन उससे भी खतरनाक चीज है कि आप सामाजिक विग्रह पैदा कर देंगे, टकराव पैदा कर देंगे। डिवाइड एंड वो टकराव गांव-गांव जाएगा, गली-गली जाएगा, हाँ। घर-घर जाएगा, मोहल्ले-मोहल्ले जाएगा। हाँ। अरे वर्क एफिशिएंसी को गोली मारो, उस पर तो चलो हम एक क्षण को कंप्रोमाइज कर भी ले, ठीक बात, लेकिन आप देश को बांट देंगे, ठीक बात, भाई को बांट देंगे। आप इस ढंग के कानून लागू करेंगे, व्यवस्थाएं लागू करेंगे, तो इसकी प्रतिक्रिया समाज में होगी। और फिर हमने वो जो दौर देखा विश्वनाथ प्रताप सिंह का, वो बहुत खराब दौर था। देश बहुत मुश्किल से उस भावभूमि से उबर के अब आया कि चलो जो हो रहा है वो ठीक है। उस सीमा तक इस देश ने स्वीकार कर लिया, एक मानस बन गया। अब आप फिर लाएंगे वो चीज, थोपेंगे अगर, और आप ये कहेंगे कि नहीं भाई 1990 में जो आदमी ड्यूटी ज्वाइन कर रहा है एक वर्ग विशेष का होने के कारण, वो 2000 में हो जाएगा चीफ इंजीनियर, और जो 80 से नौकरी कर रहा है वो रहेगा जूनियर इंजीनियर, तो तब तो सामाजिक विग्रह पैदा हो जाएगा। मेरी चिंता है समाज रहेगा तो देश रहेगा, देश रहेगा तो एफिशिएंसी रहेगी, गवर्नेंस रहेगी। ये मैं समझ नहीं पा रहा नेताओं को, बल्कि इस वर्ग को ये समझाना चाहिए था कि भाई देश भर में 1000 कोचिंग आपके लिए और खोलते हैं, देश भर में 10,000 हॉस्टल बनाते हैं, उस वर्ग के बच्चे हॉस्टल में फ्री रहेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, एंट्रेंस एग्जाम में भी वेटेज देंगे, अच्छी नौकरी के दरवाजे तक सरकार आपको लाएगी। ये सरकार का कमिटमेंट होना चाहिए था। और इसके बाद कहते कि बच्चे अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अब अपनी लड़ाई खुद लड़िए। आखिर कहीं तो वो पड़ाव आपको लाना पड़ेगा जब आप कहेंगे कि अब बैसाखी हटाओ, अब चले। एक और दूसरी चीज महत्वपूर्ण ये है, जो मैंने पिछली बार भी कहा था, जिसका पिता कलेक्टर हो गया, जिसका पिता कप्तान हो गया, वो न पिछड़ा है, न दलित है, न गरीब है, न वंचित है। ठीक है, वो सारी परिधि से ऊपर हो गया, उसको रिजर्वेशन से तो बाहर करिए पहले कम से कम। और अमिताभ जी आपकी बात को और आगे बढ़ाता हूं, और आप जो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो तमाम राजनीतिक दल हैं उनका दोहरा रवैया सामने आ रहा है। बीएसपी का क्लियर है कि साहब ये होना चाहिए, लेकिन समाजवादी पार्टी की भी तारीफ करनी होगी हमको कि उसका रवैया बड़ा क्लियर है कि नहीं,
प्रमोशन में आरक्षण नहीं होना चाहिए, इसकी दरकार नहीं है। मुख्य प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेंद्र चौधरी जी। चौधरी जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। जी धन्यवाद जी, मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि जो देश चला रही पार्टियां हैं, देश चला रही सरकार है, क्या आंखों के आगे पर्दा पड़ा हुआ है? क्या डिवाइड एंड रूल करना जरूरी है इस देश में फिर से? तब तो देश इतने हिस्सों में बटा, अब फिर से आप देश को बांट रहे हो क्या? नहीं, ये तो सरासर अन्याय हो रहा है और इसमें केंद्र की सरकार जिस तरह का रवैया ढूंढ अपनाए हुए बहुत ही आपत्तिजनक है। समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए, एकता बनाए रखने के लिए जरूरी है कि सामाजिक न्याय होना चाहिए जी। लेकिन अब आरक्षण तक तो ठीक है, उससे एक संतुलन बनता है, पर प्रमोशन में भी हो जाएगा तो ये तो बिल्कुल सामाजिक न्याय का जो सिद्धांत है उसके खिलाफ है ये बात। इसका कोई अंत नहीं और एक पूरा समाज अलग थलग पड़ जाएगा। उनके बच्चों का भविष्य का क्या होगा, बाकी लोगों का क्या होगा, ये तो समाजवादी पार्टी इससे सहमत नहीं है। जिस तरह का चल रहा है अब पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व है दिल्ली में, वो लोग तय करेंगे कि क्या उनकी रणनीति होगी। अच्छा, ये बताइए, जब इस तरह की सारी चीजें होती हैं और फिर उसी सरकार को येन केन प्रकारेण परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से समर्थन देने से डाउन द लाइन समाजवादी पार्टी की भी इमेज पर असर पड़ता है क्या चौधरी जी? कहीं ना कहीं पर असर नहीं पड़ता, सारी दुनिया जानती है। समाजवादी पार्टी का मुद्दों के आधार पर समर्थन है, लेकिन हम मध्यावधि चुनाव के पक्ष में नहीं है। वो हमारा एक बड़ा लक्ष्य है। तो आप ये दोनों का फर्क समझ लीजिए। अच्छा, यानी महंगाई अगर केंद्र सरकार की नीति से बढ़ेगी तो हम इसका विरोध करेंगे और जनता में जाएंगे, क्योंकि चुनाव आ रहा है। और अगर प्रमोशन में या इसमें प्रमोशन में भी आरक्षण करेंगे तो फिर हमारी सहमति नहीं रहेगी और जनता के बीच में जाएंगे। जनता ही असली ताकत है। तो हम कोई भी काम जो जनहित में नहीं है जी, उसको लेकर के नीतियों के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर समर्थन नहीं कर सकते। नहीं चौधरी जी, बड़ा सवाल यहां पर यही है ना कि जनहित नेताओं को कब किस नीति में नजर आ जाए, जनता से पूछा भी ना जाए। सवाल तो इस देश में यही चल रहा है अभी कि कब किस पार्टी के किस नेता को कहां पर जनहित नजर आ जाए। जैसे कल बेनी बाबू को किसानों का हित नजर आ गया महंगाई में। कहाँ आ गया? उसका क्या जिक्र कर रहे हो, क्या है? नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि दरअसल सवाल यही है कि कब किस पार्टी के किस नेता को कहां पर जनहित नजर आ जाए। ये लगता है इस देश की बड़ी समस्या है। कोई समस्या नहीं है, ये आपकी समस्या होगी। देश सब जानता है, सब दलों के बारे में जानता है। गजब बात कह रहे हैं, ये हमारी समस्या होगी अमिताभ जी। मीडिया जो सवाल उठाई उसकी समस्या है, नेताओं से मतलब नहीं है, भाग्य विधाताओं से मतलब नहीं है। नहीं, आपकी समस्या इसलिए है कि आपको बात समझ नहीं आ रही, ये आपकी समस्या होगी, जनता की समस्या ये नहीं है। मैं आपसे पूरी ईमानदारी से सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, दरअसल मैं आपसे कई बार माफी मांग चुका हूं कि आप नाराज बहुत जल्दी हो जाते हैं। आज भी फिर आपसे कह रहा हूं कि आप इतना उत्तेजित और नाराज ना हुआ करें। हमारा काम सवाल पूछना है और आप जवाब ना देना चाहते हैं तो कह दीजिए नो कमेंट्स। नहीं, हम नाराज नहीं होते। फिर तो आप कह दीजिए ना नो कमेंट्स। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप अगर कांग्रेस पार्टी की नीतियों से इतने ही याद बबूला हैं तो काहे फिर समर्थन दे रहे हैं? मुलायम सिंह जी काहे जाते हैं और वो 100 में 100 नंबर वाला कार्ड वहां पे दिखाते हैं? मैं तो केवल ये पूछ रहा हूं बड़ी विनम्रता से, और आप नाराज हो जाते हैं। ये भाई साहब इतनी मोटी सी बात है, ये क्यों नहीं समझ में आपका आती? तो आप समझा दीजिए ना, मुझे लगता है आप समझा नहीं पा रहे हैं। हम सिद्धांत के कारण यूपीए का समर्थन कर रहे हैं। मैं भाई उन्हीं सिद्धांतों की बात तो कर रहा हूँ। वो सिद्धांत क्या है? वो सिद्धांत जमीनी तौर पर दिखाई क्यों नहीं पड़ते प्रदेश में? तो हम जनता के बीच में जाएंगे ना, हम बात करेंगे। नहीं भाई, तो मैं आपसे कह रहा हूँ वो जो जिन सिद्धांतों की आप दुहाई देते हैं वो सिद्धांत जनता को और हम लोगों को दिखाई क्यों नहीं पड़ते? मैं तो चश्मा भी लगाता हूँ तब भी दिखाई नहीं पड़ते सिद्धांत जमीनी तौर पे। सिद्धांत दिखाई नहीं पड़ रहा। हम सांप्रदायिक ताकतों को केंद्र में नहीं आने देंगे। ये सिद्धांत ये बिल्कुल मोटी सी बात है। अच्छा, बिना चश्मा लगाए भी देख सकते हो। अच्छा, ये मुझे बताइए, आप जिस तरह से बातें कर रहे हैं कि साहब आप आरक्षण, प्रमोशन में आरक्षण नहीं चाहते, ठीक है, मैं भी कहता हूं अच्छी चीजें नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर उसी सरकार, केंद्र सरकार को समर्थन आप दे रहे हैं सांप्रदायिक ताकतों को दूर बैठाने के लिए। भ्रष्टाचार का क्या होगा?
काले धन का मुद्दा क्या होगा, महंगाई क्या होगी, आतंकवाद क्या होगा, बेरोजगारी क्या होगी, ये मुद्दे नहीं है देश के लिए। हाँ, हम जनता के पास जाएंगे, जनता तय करेगी। अजीब बात कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। पांडे जी, ये तर्क था या कुतर्क? इसमें एक बात मैं कहूंगा अतुल जी, एक रूपक मेरे जहन में आया चौधरी साहब को सुन के, और ये चौधरी साहब की समस्या नहीं, ये मैंने अमिताभ जी, जो नेता लोग हैं